अस्सलाम वालेकुम जी। मैं घर से लाइव कर रहा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा उसको फिगर आउट करने में। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो के बहुत अरसे से मैं फ़ेसबुक से सवाल नहीं ले पा रहा था लोगों के, कमेंट्स के जवाब भी नहीं दे पा रहा था, इनबॉक्स को भी नहीं पढ़ पा रहा था, तो सोचा आज लाइव करते हैं। और अगर ये सेशन अच्छा गया तो फिर मैं आप लोगों के साथ इस सिलसिले को जो है वो जारी रखूँगा। अच्छा जाने से मुराद ये, अगर इंगेजमेंट अच्छी आती है, लोग ज़्यादा होते हैं, इसमें सवाल पूछते हैं, तो फिर हम इस सिलसिले को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। आई होप मेरी ऑडियो क्लियर है और मेरी वीडियो टीम भी अगर मुझे क्लियर कर दे व्हाट्सएप पे, ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। तो पहले एक छोटा सा राउंड अप करते हैं उन मार्केट्स का जिनके बारे में हम लोग बेसिकली बात करते हैं, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी, डॉलर वगैरह। तो जी गोल्ड में क्या ट्रेंड है इस वक्त? तकरीबन 6 महीने से गोल्ड गिर रहा है नीचे। अभी एक तकरीबन $1800 पर आउंस की लेवल पर ही ये ट्रेड कर रहा है। और 2000 को इसने टच किया था, $2000 को लास्ट ईयर अगस्त में। उसके बाद से नीचे आ रहा है। हालांकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, थर्ड वेव कोरोना वायरस की, इंटरेस्ट रेट दुनिया में गिर रहे हैं नीचे, डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा है, स्टॉक मार्केट्स भी को ख़ास रिटर्न नहीं दे रही। ऐसी सूरत में गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए। जैसा कि हम पास की वीडियोज़ में बताते रहे, हमारे बहुत पुराने जो फॉलोअर्स हैं, जब हमने 2018 में शुरू किया था गोल्ड से, उनको याद होगा मैंने ये बातें कही थी। ऐसा हो नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि शायद ये पैसा गोल्ड में नहीं जा रहा, क्योंकि जब हालात ख़राब होते हैं, लोगों को रिस्क नज़र आते हैं हर जगह, तो लोग सेफ़ हेवंस के तौर पे गोल्ड में पार्क करते हैं पैसा, कि भाई वहाँ पे सेफ़ रहेगा। वो पैसा मुझे लग रहा है शायद क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहा है बहुत हद तक। इसी वजह से जो क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट कैप है वो एक टाइम पे $1 ट्रिलियन तक चली गई थी। और कह रहे थे कि गोल्ड की मार्केट कैप को भी ऐसी रिपोर्ट्स थी जिनमें कहा गया था कि पीछे छोड़ दिया। तो एक वजह ये हो सकती है कि गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा, वरना इसको जाना चाहिए था। बट वो पैसा अब जो लोग स्टॉक मार्केट से और इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट से निकाल रहे हैं, तो शायद वो गोल्ड में नहीं जा रहा। एक वजह ये हो सकती है कि इसमें बाइंग नहीं हो रही, इसलिए रुका हुआ है। और मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा गिरेगा। बस ये जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, पर तोला 1,04,000 के करीब शायद कहीं है, मुझे लग रहा है ये इसके आसपास ही है। 1,32,000 तक चला गया था तो ये गिर गया है। तो मज़ीद मुझे ज़्यादा नहीं गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बट अगेन आज मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, वो बेसिकली मेरा अपना जो रिपोर्टिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा मुताला, उसके हिसाब से बात करूँ कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो किसी एक पे फोकस नहीं कर रहा। तो बहुत डिटेल में जाके मैंने नहीं पढ़ा अभी, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, इसके आसपास ही रहेगा इस लेवल पे। अच्छा जी, डॉलर के साथ क्या हो रहा है? डॉलर आपने देखा, हमने भी वीडियोस की थी जब डॉलर एकदम से नीचे आना शुरू हुआ था, तो वो 155 की कॉल दी गई थी। और उसके बाद जब उससे ₹1 नीचे गिरा तो फिर हमने दोबारा वीडियो की थी। उसके बाद कहा था 150 से नीचे नहीं गिरेगा, और तकरीबन वही ट्रेंड बरकरार है 150-155 के बीच में। तो ये 151 तक भी आ गया था, फिर बाउंस करके ये वापस 154 तक चला गया। और अच्छा, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगा, लेकिन कुछ मैं एक राउंड अप कर दूँ कंप्लीट, उसके बाद फिर आपके मैं क्वेश्चंस लेना शुरू करूँगा। तो आप जिन्होंने सवाल पूछने थे प्लीज़ स्टे देयर। तो मैं थोड़ा सा एक राउंड अप कर दूँ, मैंने सोचा सब चीज़ों के बारे में। तो फिर दोबारा 154 तक चला गया था। फिर अभी पिछले अगर आप देखें 10 सेशन में ₹2 मज़ीद गिर गया है। आज आई थिंक 152 पे शायद क्लोज़ हुआ है इंटर बैंक में, तो दोबारा नीचे आ गया है। अगेन 150-155 के बीच में ही ट्रेंड कर रहा है। जब तक ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, इस पर हमें वीडियो करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी वीडियो, हमारी लास्ट वाली आप जाके देख सकते हैं, उसमें ये सारी बातें हम कर चुके थे। जब तक हमारी ये रेंज से बाहर नहीं होगा, हमें नहीं लगता इस पर वीडियो करने की ज़रूरत है। डेली रिपोर्ट हम ज़रूर करते हैं, जो आप हमारी sama.tv की वेबसाइट पर देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट पे चलते हैं जी। स्टॉक मार्केट पे भी अगर आपको याद हो, मैंने जो लास्ट 2 वीडियोस की थी, एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ हैं स्टॉक मार्केट के, उनका इंटरव्यू था। वो बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, मुझे नंबर्स बता रहे थे कि 12-13 हज़ार के करीब व्यूज़ थे। लेकिन उनसे भी जो बात हुई थी वो यही लग रहा था कि बजट जब तक नहीं आएगा, आई थिंक स्टॉक मार्केट प्रेशर में ही रहेगी। फिर अभी देखें आप, कोरोना वायरस को लेके जो लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, फिर 10 दिन मार्केट बंद रहेंगी, बिजनेसेस बंद रहेंगे, तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है इन चीज़ों पे। तो ये हफ्ता भी कोई ख़ास नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर गया इस वीक में पिछले हफ्ते के मुकाबले में, लेकिन वहीं 45,000 पॉइंट्स के लेवल पे घूम रहा है, उससे ऊपर नहीं जा सका है। तो स्टॉक मार्केट भी अंडर प्रेशर है, वहाँ से भी कोई ख़ास रिटर्न नज़र नहीं आ रहा, कम से कम शॉर्ट टर्म में। हो सकता है साल के एंड तक थोड़ा सा जो लोगों की प्रोडिक्शन थी कि नहीं 20-25% देगा, हो सकता है वो दे दे। बट अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, स्पेशली अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म 2-4 महीने एक्सपोजर ले रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट इस वक्त अट्रैक्टिव नहीं लग रही। क्योंकि दूसरी तरफ बजट के अंदर जो बातें हो रही हैं कि कुछ टैक्स के बेनिफिट्स लिए जाएंगे स्टॉक मार्केट से वापस। दूसरी तरफ बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट हैं, उसको भी लग रहा है कि जो भी इन्फ्लेशन का लेटेस्ट डेटा आया 11% का, उससे भी यही इशारा लग रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो स्टॉक मार्केट थोड़ी लेस अट्रैक्टिव हो जाती है। तो बहुत बुनियादी सा असूल है कि अगर मुझे 7-8% रिटर्न बगैर रिस्क के मिल रहा है इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट में, तो मैं स्टॉक मार्केट में इतना रिस्क क्यों लूँगा। तो फिर लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के इस तरफ आ जाते हैं। तो एक ये वजह भी है। आगे बढ़ते हैं जी। नेशनल सेविंग्स स्कीम्स, उस पर भी थोड़ा सा मैंने देखा, कल परसों न्यूज़ आई थी कि
जो रेगुलर सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं उस पर फिर 1% उसका प्रॉफिट रेट कम कर दिया गया है। बहुत नॉमिनल सा है, लेकिन उसका भी यही ट्रेंड है, लेकिन इंटरेस्ट रेट के साथ साथ ही चलते हैं ये लोग। अच्छा, अमेज़ोन के ऊपर बहुत सारे सवाल आए थे, मैं मज़ीद आप लोगों से सवाल लूँगा अमेज़ोन में वीडियो में आगे चल के। बट जो वीडियो हमने की थी उसमें सिर्फ वीडियो करने का मकसद ये था कि जो खबरें चल रही थी मार्केट में वो सारी कुछ प्राइवेट ग्रुप्स हैं वो लोग ये बात करते हैं कि अमेज़ोन आ रहा है, अमेज़ोन आ रहा है, कोई ऑफिशियल नहीं था कहीं से भी। तो अमेज़ोन ने कुछ नहीं कहा, इसलिए मुझे लगा कि जो नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल है जो डायरेक्टली इन कांटेक्ट है अमेज़ोन से और पाकिस्तानी कौंसलेट लॉस एंजल्स में उनके साथ, उनसे बात की जाए। तो वहाँ पर फिर मैंने बदर खुशनूर साहब जिनके भी हमने कल वीडियो इंटरव्यू आपके साथ शेयर किया, उनसे मैंने कंफर्म किया तो पता चल गया हाँ ये डेवलपमेंट हो गई है, बट सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है और ऑफिशियल इसलिए अभी तक आप पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा उन कंट्रीज़ की लिस्ट में अगर आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाएंगे, लेकिन ये आ जाएगा और उनका ख्याल है कि ईद से पहले आ जाएगा। बहरहाल ये इवेंचुअली हो जाएगा। इस पर मज़ीद बहुत सारे लोगों के जहन में सवालात हैं, तो हमने एक इस पर वीडियो की थी पिछले साल अमेज़ोन से कमाई के हवाले से, उसका लिंक मेरी टीम आपसे शेयर कर देगी अगर वो सुन रही है तो उसको जाके देखें। बहुत तफसील से हमने उस पर एक सेशन किया था और मज़ीद इस पर वीडियोज़ करेंगे। पहले ज़रा अनाउंसमेंट इसकी ऑफिशियल हो जाए, फिर हम इस पर आगे भी कुछ कोशिश करेंगे कि आपसे इसके लोगों से एक्सपर्ट्स को लेकर साथ और इंटरव्यूज़ करें कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं क्रिप्टो करेंसी का एक राउंड अप। क्रिप्टो के बारे में मैं क्या कहूँ, ये है बहुत ही एक मिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी का आज जो है इतनी ऊपर चली जाती है, फिर कल गिर जाती है, फिर ऊपर चली जाती है। क्रिप्टो के हवाले से हम श्योर बहुत सारे सवाल होंगे लोगों के जहन में, तो आगे सवाल भी लेंगे, लेकिन मुख्तसर में यही कहूँगा कि देखिए, जब मैंने गोल्ड को लेके एग्जांपल दी थी शुरू में कि गोल्ड की मार्केट में अगर आप देखें तो गोल्ड 6 महीने से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर नहीं गया। हालांकि जब दुनिया में ऐसे हालात होते हैं, कोरोना वायरस की 3rd वेव चल रही है, लॉकडाउन है, ट्रैवल ख़त्म हुआ हुआ है, बिज़नेस एक्टिविटी नहीं हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो है, इंटरेस्ट रेट भी नीचे गिरे हुए हैं, डॉलर सस्ता हुआ, ऐसी सूरत में गोल्ड में लोग जाते हुए नहीं जा रहे, तो वो पैसा मुझे लगता है क्रिप्टो करेंसी में जा रहा है। बहुत सारे लोग उधर चले गए और इस क्रिप्टो के अंदर भी 2 तरह की बेसिकली आप समझ लेंगे कॉइन्स है। एक ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें शायद लॉन्ग टर्म वैल्यू लोगों को नज़र आती है, लोग लेके और होल्ड करके बैठे हुए, बेच नहीं रहे कि वो ऊपर जाएंगे। दूसरे वो कॉइन्स हैं जो हर दूसरे दिन क्रैश होते हैं, फिर नीचे ऊपर चढ़े जाते हैं, फिर क्रैश होते हैं। जैसे डोज कॉइन की हमने एग्जाम्पल, बाय द वे ये इसको कुछ लोग कहते हैं डोगी है, डोगी कह लें, डोजे कह लें, डोज कह लें। मुझे डोज समझ में आया ज़्यादातर लोगों के मुंह से, तो मैंने डोज कह दिया। नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुत्ते वाला जो कॉइन है उसकी बात कर रहा हूँ। उसका भी है कि ये कुछ शॉर्ट टर्म है, जिसमें मैंने बहुत तफसीली वीडियो कर दी थी, फिर लोगों ने उस पर भी कुछ सवाल किए थे। मैं मज़ीद इसमें आप लोगों से सवाल लूँगा, लेकिन 2-4 बातें कर दूँ डोज के हवाले से कि ये डोज, रिपल टाइप करेंसीज जिनका अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि इनकी लॉन्ग टर्म वैल्यू कोई है भी या नहीं है, और ये तो वैसे भी एक जोक था, ये कॉइन जो है इस मकसद के लिए नहीं बना था। लेकिन ये कि इसमें बहुत सारे लोग कूद गए, $50 अरब, इनफैक्ट $60 अरब से भी ऊपर चली गई मार्केट कैप इसकी, जो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट, इतनी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आ गई है। सारी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, ऑब्वियसली जो प्राइस ऊपर गया है वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें। तो ये एकदम से, अच्छा मुझे लोगों ने कहा कि आपने कहा था कि इसके ख़िलाफ़ बात की थी कि अब ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन चला गया। देखिए, जो वीडियो आप लोग पूरी देखा करें, मुझे नहीं पता आपने सिर्फ टाइटल पढ़ के ये क्वेश्चन किया है, किसी ने कहा कि आपका प्रेडिक्शन गलत होगी। मैंने प्रेडिक्शन तो दी नहीं थी, मैं देता ही नहीं हूँ प्रेडिक्शन। मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा काम प्रेडिक्शन देना नहीं है, मैं कोई आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरा काम है रिसर्च और रिपोर्ट करके। मकसद सिर्फ ये था डोज पे वीडियो करने का। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेरीज़ की थी और 1-1.5 महीने से आ रही थी कि यार इस पर बताओ, इससे बताओ। मकसद ये होता है कि जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको समझ लें। जब आप समझ लेंगे ना, तो उसके बाद आपका नुकसान होता है, फ़ायदा होता है। आपको पता होगा यार ये मुझे पता थी ये चीज़, ठीक है, मुझे रिस्क इसका पता था। तो कहने का मकसद है कि रिस्क को समझना है उसके। तो जो डोज की मैंने वीडियो की थी उसमें मैंने क्लियरली एंड में बताया था कि भाई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 50 सेंट से ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है, लेकिन ये जो कम्युनिटी है, जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, जिसको पुश करे जा रहे हैं प्राइस को, वो अब $1 को टारगेट करें। मैंने तो दोनों बातें की थी ना, तो ये तो नहीं कहा था कि और ऊपर नहीं जाएगा। मैंने दोनों साइड्स की बात की थी कि एज ए सहाफ़ी, एज ए जर्नलिस्ट मेरा काम ये आपको दोनों साइड दिखाना, तस्वीर के दोनों रुख दिखाना। मैं कुछ लोग ग्रुप्स पर हैं, पर्टिकुलरली पेजेस बनाए हुए ग्रुप्स पे, वो एक ही चीज़, एक साइड आपको दिखा होते हैं कि ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, यूँ है। हमारा काम है आपको रिस्क भी बताना है साथ साथ, ताकि कल को आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो आपको पता हो नहीं यार वार्न किया गया था। तो मैंने बता दिया था कि इसमें शॉर्ट टर्म में लोग खेल रहे हैं, गैमलिंग हो रही है इसके अंदर, सट्टेबाजी हो रही है। जिसके बन गए पैसे बन गए, जिसके नहीं बने, क्योंकि मैंने एक बात पे बहुत ज़ोर दिया था कि आपका प्रॉफिट किसी और का लॉस है और किसी और का लॉस जो है वो आपका प्रॉफिट है। दोनों बातें हो सकती हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आप इतने बड़े चैम्पियन हैं कि आपको, और आइडियली ऐसा नहीं होता। जैसे अभी अगर हम बात करें, मैंने वीडियो की थी उस वक्त 30 सेंट्स पे था, अभी ये दोबारा 60 सेंट्स पे आ गया है, मतलब डबल हो गया है। तो एक ये भी शिकायत थी लोगों की कि आप लेट वीडियो करते हैं, एक चीज़ ऊपर चली जाती है आप तब करते हैं। तो बहरहाल प्राइस ट्रेंड से तो नहीं लग रहा कि मैंने लेट की, अभी भी 100% रिटर्न आ गया है इस एक हफ़्ते के दौरान जो मैंने वीडियो की थी, अगर किसी ने ख़रीदा होगा तो।
और ख़रीदने के तरीके पे भी लोगों ने सवाल किया, उसमें मैं बाद में आऊँगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपको दोनों साइड दिखानी होती है, उसके बाद आपने फैसला करना है। मैंने बता दिया कि इसमें सट्टेबाजी हो रही है, लॉन्ग टर्म वैल्यू के ऊपर लोग नहीं बैट कर रहे, तो इसलिए ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है। और उसकी पूरी डिटेल में वीडियो की थी, जिन्होंने नहीं देखी थी वो जाकर देख लें। मैं बहुत ही क्विकली समराइज़ कर देता हूँ कि डोज और जैसी जो मुख्तलिफ करेंसी उनके ऊपर जाने की वजह क्या है कि वो रॉबिनहुड नाम की एक ऐप है जो कि फ्री ऐप है, उसमें बेसिकली ये कॉइन्स ऐड हो गए तो उसकी ट्रेडिंग आसान हो गई है कि एक्सचेंज में एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता जाके, तो ख़रीदना बेचना आसान हो गया है। उसके थ्रू लोग घुस गए उसके अंदर। फिर उसमें आगे जाके एक जो है वो डोज की एक टिकटॉक चैलेंज आया था। ये सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करने के लिए इस तरह के लोग हरकतें करते हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया होता है, दूसरों को लाते हैं ताकि प्राइस ऊपर जाए। तो वो डोज का एक टिकटॉक चैलेंज था, वो वीडियो वायरल हुई, इसने भी थोड़ा सा पुश किया। फिर रेडिट कम्युनिटी बीच में कूद गई, इसका मैंने हवाला दिया था वॉल स्ट्रीट बैट वाली वीडियो के हवाले से कि वही लोग हैं जो गेम स्टॉक के प्राइस को, जो कि $4-5 का एक स्टॉक था, उसको उठा के 400 तक ले गए क्योंकि इन्होंने धड़ाधड़ बाइंग की और होल्ड करके बैठ गए। इन्होंने सबक सिखाना था वॉल स्ट्रीट के जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं उनको। तो ये बड़ी ख़तरनाक कम्युनिटी है, ये वेले बैठे हुए हैं। इस वक्त दुनिया में कहीं पे कोई जगह अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो हर कोई घुसा हुआ है यार क्रिप्टो में पैसे बन रहे हैं, यहीं घुस जाओ। लेकिन जिसके पैसे बन रहे हैं, अगर सबके पैसे बन रहे हैं तो फिर लॉस किसका हो रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब पैसे बहुत लोगों के बन रहे हैं तो बहुत लोगों के पैसे डूब भी रहे हैं। तो अगर आप जाते हैं इसमें तो इस रिस्क को समझ लें कि आपके साथ दोनों बातें हो सकती हैं कि आपके बहुत सारे पैसे बन भी सकते हैं शॉर्ट टाइम में और बहुत सारे पैसे लूज़ भी कर सकते हैं आप। तो ये रिस्क को समझ के जाएं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वो पैसा मत इन्वेस्ट करें क्रिप्टो में जिसको अगर आप लूज़ कर देते हैं तो आपका दिवालिया हो जाएगा। हाँ, आपकी सेविंग अगर 10 लाख है और आप 1 लाख लगाते हैं तो आपने 10% पे चांस लिया है फ़ाइन। 1 लाख सेविंग है, आपने कहा 10,000 रुपये के डोज कॉइन या रिपल खरीद लो, कोई भी, तो जो ऐसे सट्टे वाले कॉइन है, तो उसमें आपका फिर चांस है कि अगर आपने सारे पैसे डुबा भी दिए आप कुछ सीख लेंगे, लेकिन आप एटलीस्ट आपकी लाइफ मुतासर नहीं होगी इससे। चले जी, ये क्विक राउंड अप था। और आखिरी में B4U के हवाले से भी 1-2-4 बातें कह दूँ, फिर मैं आपके सवाल जो है वो फेसबुक से लेना शुरू करूँगा। B4U के हवाले से 2-3 बातें मैं पहले इग्नोर करता रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें जो है हमें वो आया है, सामने से रिएक्शन आया है और एक्सपेक्टेड था। 4.5-5 लाख लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं। ज़ाहिर है वो जो पिरामिड स्कीम है, हमारी इन्वेस्टिगेशन तो यही इशारे कर रही थी सारी, हर तरह से इसका एक एविडेंस मिल रहा है कि एक पिरामिड स्कीम है। और मैं नहीं कह रहा, हुकूमत पाकिस्तान इसको गलत कह सकी है यार, मुझसे नहीं सवाल करो, B4U से SSCP से जाके सवाल करो वो क्यों इसको इलीगल कह रहे हैं। नैब से कहो कि आप क्यों केस चला रहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जो चीज़ हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। B4U की जब मैंने वीडियो की, हमारा जो यूट्यूब चैनल है समा मनी का, उसका लाइक्स और डिसलाइक्स का जो रेशो है वो है 98:2, यानी हर 100 में से 98 लोग हमारे कंटेंट को लाइक करते हैं, 2 लोग डिसलाइक करते हैं। इस वीडियो में ये जो रेशो है ये 90-10 हो गया, यानी हर 100 में से 90 लोगों ने लाइक किया और 10 लोगों ने डिसलाइक किया, सिर्फ एक वीडियो में। ये स्टैटिस्टिक्स आपको बता देगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इन्वेस्टेड हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि इसके खिलाफ लगे। आप ओपन माइंड से लें, क्योंकि पिरामिड स्कीम की मैं एक तस्वीर भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि यार ये जो पिरामिड स्कीम होती है ना, ये ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि इसमें ऊपर वाले तो पैसे बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन नीचे वाले जो है ना, चलेंगे मैं आपके पोस्ट के नीचे में कमेंट करता हूँ। अच्छा, मेरी वीडियो भी टेढ़ी आ रही है, मैंने अभी चेक किया फेसबुक पर। लेट मी जस्ट फिगर दिस आउट। क्या करें यार, इसको कंटिन्यू करते हैं, वीडियो ऐसी आ रही तो आ रही, क्या करें। कैन आई पेस्ट द पिक्चर हियर? नहीं आ रही। एनीवेज, तो पिरामिड स्कीम में क्या होता है कि जो ऊपर वाले लोग हैं वो तो पैसे बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन नीचे वाले जो है वो हमेशा डूब जाते हैं। क्योंकि जब स्कीम कोलैप्स होती है ना, तो मेरी टीम मुझे कह रही मोबाइल रोटेट करें, मैंने कर तो दिया है लेकिन मोबाइल रोटेट नहीं हो रहा। और अब क्योंकि वीडियो में काफ़ी आगे आ चुके हैं तो आई गो लाइक दैट, ठीक है, बिकॉज लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा होकर देख लें यूँ करके मुझे। एनीवेज, घर से लाइव करने की आदत नहीं है तो इसलिए ये हो रहा है। सो B4U का ये जो कह रहे हैं कि फारूक बलोच ब्लैकमेल कर रहा था, समा ब्लैकमेल कर रहा था, वो जो समा जिसकी वो बात कर रहे हैं ना, वो है समा SAMA, सिंगल A वाला समा है। वो कोई न्यूज़पेपर है और उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, समा टीवी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने अपने कंपनी में भी पूछा कि भाई हमारी तो नहीं है कोई सब्सिडरी, उन्होंने कहा भाई हम तो खुद इसको कोर्ट में लेके गए हैं, क्योंकि उसने एड्रेस जो है वो हमारा यूज़ किया हुआ है, लेकिन वो न्यूज़पेपर है। समा जो है वो TV चैनल है और समा के अंदर बेसिकली जो है आप यूँ कह लें कि यार इसको मैं यूँ करके देख लेता हूँ, 1 मिनट, शायद ऐसे सही हो जाए, ऐसे ठीक है, नो ओके, वापस कर देते हैं। सो बेसिकली वो समा जो है ना, वो अखबार है कोई, अगर उसने ब्लैकमेल किया हो तो पता नहीं, लेकिन हम जो है अगर अपनी बात करें, हमने
बेसिकली हमारे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया इनकी तरफ से लीगल, ठीक है। और ये जो समा है वो कोई और समा है, समा टीवी से इसको कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका आज मैंने जवाब दे ही दिया, वरना मैं इग्नोर कर रहा था। मैंने कहा पता नहीं किस तरह के लोग हैं, समझ ही नहीं रहा है कि समा टीवी का तो अखबार ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आवाज़ लो है, चले मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं चीख तो नहीं सकता, घर में बैठा हूँ, कोई पड़ोसी आ जाएगा खामा खाई। सो कहने का सद है कि जो B4U वाला स्कैम है वो पिरामिड स्कीम है। अब उसमें क्या होता है कि 10वें लेवल पे जब आप जाते हैं ना, एक मैं पिक्चर खोल लूँ, पता नहीं मैं आ ही नहीं पा रहा यार। मेरी टीम में से कोई रहीम इब्राहिम कोई आप देख रहा है तो यार पिक्चर ये पोस्ट करें पिरामिड स्कीम की, जिसमें पिरामिड बना हुआ है। कमेंट सेक्शन है 10वें लेवल पर जब आप जाते हैं तो आपके तकरीबन 6 करोड़ लोग इसके अंदर आ जाते हैं। फिर 11वें लेवल पर आप जब जाते हैं, अच्छा 5 लाख लोग जो है ना वो 8वें लेवल, सॉरी 7वें और 8वें लेवल के बीच का लेवल है जहाँ पर ये मौजूद है स्कीम इस वक्त। तो 10वें लेवल पे 6 करोड़ और 11वें लेवल पे तकरीबन 36 करोड़ लोग, यानी अमेरिका और पाकिस्तान की आबादी से भी ज़्यादा लोग आते हैं। आप खुद सोचे इतने लोग इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो जो मनी का फ्लो है वो रुक जाएगा। चलो मान लो पाकिस्तान 36 करोड़ लोग भी आते हैं, पूरा पाकिस्तान इन्वेस्ट करता है, पूरा अमेरिका इन्वेस्ट करता है, 13वें लेवल पे पूरी दुनिया को इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 13 अरब लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि दुनिया की आबादी 7 अरब है। तो 13वें लेवल तक जाके चलो ये भी मान लेते पूरी दुनिया सैफुर रहमान साहब पे ट्रस्ट करती है, अच्छा प्रॉफिट देंगे, सारी इन्वेस्ट करती है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या एलियंस को बुलाएंगे आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि ये बिजनेसेस से प्रॉफिट दे नहीं रहे, ये मनी रोटेशन है और आपका ही पैसा आपको मिला है। इससे तो बहुत बेहतर है कि आप कमेटी डाल लो यार, वो भी मनी रोटेशन होती है, आपका पैसा आपको मिलता है, लेकिन एक जायज़ तरीका है कि आपका पैसा आपको मिलता है। अब ये 5-6% पे अगर आपको दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं हम ट्री ना भी बनाए तो प्रॉफिट मिलता है। भाई मिलता होगा, मैंने प्रॉफिट पे तो कोई बात की नहीं कि प्रॉफिट नहीं मिलता, मैंने तो बार बार का प्रॉफिट मिलता है। मेरा तो पूरी वीडियो का फोकस ये था कि प्रॉफिट मिल कहाँ से रहा है आप उसको देखें, ठीक है। वो आपकी मनी रोटेशन है। तो 5-5% के हिसाब से भी आपको मेरे ख्याल में कुछ 1.5-2 साल लगेंगे सिर्फ अपना पैसा वापस निकालने में। तो ये बहुत बड़ी पिरामिड स्कीम है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो SCCP जार से लोग B4U के हामी ये भी कह रहे हैं कि पुरानी प्रेस रिलीज दिखाइए। भाई अभी मैं आपसे लाइव वीडियो कर रहा हूँ, SCCP की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे ऑप्शन होता है अवेयरनेस और वार्निंग, इस तरह का कोई वो होगा, वो जाके वहाँ पे चेक करें। और जो लेटेस्ट लिस्ट है फ्रॉडुलेंट कंपनीज़ की निकाल के चेक करें, B4U का नाम मौजूद है वहाँ पर। अगर आप कह रहे हैं कि B4U जो है ये पुरानी प्रेस रिलीज थी तो SCCP क्यों नहीं उनका नाम हटा रहा? अभी जाके चेक कर लें आप लोग। और ऐसी एक और कंपनी का भी नाम था, हमने जब पहली दफ़ा ये खबर की थी दिसंबर में शायद, तो उस कंपनी का ईमेल आया था यार हमारा नाम हटा दें, हम नहीं हैं। मैंने कहा था आप SCCP से बोलें, अगर उन्होंने अपनी लिस्ट से हटा दिया तो हम हटा देंगे। उन्होंने SCCP को बोला, SCCP ने उनका नाम हटाया, लिस्ट अपडेट की, हमने भी हटा दिया अपनी खबर से नाम। तो ऐसे होता है यार। मैं बार बार कह रहा हूँ, हुकूमत पाकिस्तान से शिकायत करें, NAB से करें, SCCP से शिकायत करें कि आप B4U को चलने दें। मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ और मेरी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो तो यही इशारे कर रही है पिरामिड स्कीम है। उसको इलीगल कहना या ना कहना ये हुकूमत का काम, उन्होंने कह दिया इलीगल, फ्रॉडुलेंट कह दिया। चलो जी, अब सवालों पे आता हूँ मैं, आपके कमेंट्स पे आता हूँ। बहुत लंबी तकरीर हो गई है, मेरे ख्याल में लोग मुझे सुनने के लिए नहीं आए, सवाल पूछने के लिए आए होंगे। सो ओके जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग पिरामिड स्कीम। यार आई एम सॉरी, आपको मैं टेढ़ा नज़र आ रहा हूँ। आप वीडियो का फ्लो अच्छा बना हुआ, मैं नहीं चाह रहा इस पर टाइम ज़ाया करूँ। वाई गवर्नमेंट नॉट बैंड द B4U वेबसाइट कंपनी? यार गवर्नमेंट कर रही है इन्वेस्टिगेशन, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बड़ा लंबा टाइम लगता है चीज़ों में और मैं हैरान हूँ उस चीज़ पे। मैंने बहुत कोशिश की कि FIA से मैं इंटरव्यू कर सकूँ, ये कोई तीसरा चौथा स्कैम और अभी बाद 10-12 नाम और आ चुके हैं। पता नहीं किस किस कंपनी का लोग नाम लेके कह रहे हैं इसको इन्वेस्ट करें, पर्पल को करें, बिटकॉइन को करें, पता नहीं क्या क्या नाम आ रहे हैं। अब मैं किसी को बगैर इन्वेस्टिगेट किए स्कैम तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी FIA सो रही है, हमारा SCCP जो है आई डोंट नो कि क्या कर रहा है। स्टेट बैंक इसमें देखें आप, ये जो सैफुर रहमान खान साहब हैं अरबों रुपए लेके बैठे हैं। तो जो हमारे बैंक्स हैं, एक कस्टमर नो योर कस्टमर होता है KYC, इनकी सोर्स ऑफ इनकम पे क्यों नहीं इनको फ्लैग किया कि भाई आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है ये तो इलीगल है। आप तो इनफैक्ट ये तो बैंक्स का कंपटीशन है, कौन लोग बैठे हैं जिन्होंने इनके अकाउंट को फ्लैग नहीं किया? ये तो बेसिकली वायलेशन है जो KYC रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक की। तो इतने पैसे पड़े हुए और 100 मेरी अगर तनख्वाह फ़र्ज़ करें 50-60 हज़ार है और मेरे अकाउंट में अगर 10 लाख आ जाएंगे, अभी बैंक से कॉल आ जाएगी किधर से आए फारूक बलोच, एक्सप्लेन करो। ये साहब जो हैं ये इतनी दिखा रहे पैसे और कोई इनसे पूछ नहीं रहा। ये बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं आप लोगों ने इसको फ्लैग किया। मैं इंटरव्यू की रिक्वेस्ट कर करके थक गया हूँ कि बैंकर मेरे सामने आता नहीं है, सवाल लेने को तैयार नहीं है, FIA तैयार नहीं है, इतनी FIAs हो रही है, इतने स्कैम्स हो रहे हैं। अब इसका मैं आपको क्या जवाब दूँ यार? आप हुकूमत से पूछें। अच्छा जी, कैमरा दुरुस्त रखें अपना अपना। यार मैं बता रहा हूँ ना, कैमरे के चक्कर में पढ़ूँगा, मैंने डिटेट करके देखा, या तो वीडियो दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, इसको बर्दाश्त कर लें। ओके जी, और सवाल क्या है? वाई कंपनी नॉट बैंड? B4U के अलावा बात करो यार, 5 स्टार हवाले से बताएं। तो ये पता नहीं क्या लिखा है, वाई कंपनी डोंट बैंड, और क्या है सर आपके? ओके जी, सवाल साउंड, यार मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ, अब साउंड आई होप सही होगी। सर आपके ख्याल में कौन सी क्रिप्टो करेंसी
लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। यार देखो, मैंने कहा कि अगेन अच्छा सवाल है बहुत ही, बहुत लोग पूछते हैं लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। लोग कहते हैं आप ट्रेडिंग सिग्नल नहीं दे रहे। भाई मैं कैसे दे दूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैं तो आपको स्टॉक मार्केट भी जो कहता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टॉक में भी इन्वेस्ट ना करूँ, क्योंकि देखिए इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। अभी मैं क्रिप्टो के जवाब पे भी आता हूँ। यूँ समझ लें कि अगर मैं एक फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ कि लकी सीमेंट बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छा डिविडेंड देता है, इसकी ऊपर जाएगा, आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो ये अगर मैंने उसके अंदर खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ, तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये अनएथिकल है, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्टेड हैं और आप जो है अगर लोगों को कह रहे हैं तो क्योंकि आपने पहले ख़रीद लिया, लोग बाद में आएंगे, उसके प्राइस ऊपर जाएंगे, आपको फ़ायदा होगा, तो आपको ये नहीं करना चाहिए सहाफ़ी के तौर पे कि अगर आप स्टॉक्स कवर करते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, म्यूचुअल फंड पे लोग कहते हैं कि चलें वो तो आप डायरेक्ट नहीं इन्वेस्ट कर रहे, वो फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, आप डिस्क्लेमर दें कि भाई मेरी भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, मैंने भी शेयर ख़रीदे में और इसके फ्यूचर ब्राइट है, जो भी है। तो उससे ये होता है कि भाई आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये स्टॉक कंपनी अच्छी है, तो मैंने खुद भी यह इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी कि मैं आई एम पुटिंग माई मनी वेयर माई माउथ इज़। लेकिन अगेन ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट है। मुझे लगता है जो पहला वाला वो थोड़ा बेहतर है कि नहीं यार, अनएथिकल हो जाता है, एक परसेप्शन तो यही जाएगा कि शायद मैं फ़ायदा उठाऊँगा। क्रिप्टो के अंदर भी मैं एडवाइस नहीं देता कि अगर मैं दूँ, या तो कुछ लोग कहते हैं यार आप ट्रेडिंग करके दिखाओ, उसके लिए मुझे खुद अकाउंट बनवाना पड़ेगा, उसकी ट्रेडिंग करके दिखानी पड़ेगी। पास में हमने आपको वीडियो, हमारी टीम आपसे लिंक शेयर कर लेगी, बताया कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। अब कौन सा कॉइन अच्छा है, दो तरह के कॉइन है। एक तो मैंने जैसे डोज की एग्जांपल दी, डोज जैसे बहुत होंगे, मैंने स्टडी नहीं किया, मुझे लगता है रिपल भी इसी तरह की कोई कहानी है, लेकिन मैंने स्टडी नहीं किया। अगर मैं करूँगा तो मैं बता सकूँगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म गेंस है ना कि 10,000% प्रॉफिट दे दिया इसी साल, और 25,000% आई थिंक पिछले कुछ अरसे में दिया है, 1-1.5 साल में, चेक कर लीजिएगा उसके प्राइस से। तो इतना बड़ा जंप ये सिर्फ और सिर्फ पंपिंग है, इसको पंप किया गया है, इसमें बाइंग करके प्राइस पर ले आके। तो इस तरह का जो कॉइन है वो कभी भी लॉन्ग टर्म में उस पर चांस ना लें। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। आप ये सोच रहे हैं कि यार इट्स नेक्स्ट बिग थिंग, हर कॉइन यही कहता है कि ये अगला बिटकॉइन है, ये सबसे बड़ा अगला जो है वो कॉइन होगा। तो अगर फ़र्ज़ करें आपने होल्ड कर लिया, ठीक है, और उसके बाद किसी पॉइंट पे आके वो क्रैश होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बार बार क्रैश, जब भी इसमें एकदम हीट अप होता है तो क्रैश भी होता है। ठीक है, और ये क्रैश होता है इसी वक्त जो है ना उनके पैसे बनते हैं जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वो सेल कर रहे होते हैं तो क्रैश होता है। अब आप ले के बैठे में, पता लगा आपने कहा यार मैं 2 साल तक छेड़ता ही नहीं हूँ, 2 साल बाद आपने कहा मैं निकालूंगा, पता चले जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा था उससे भी नीचे चल रहा है, तो अब आपका नुकसान हो गया ना। ठीक है, तो ऐसे कॉइन जो कि बहुत ही डाउटफुल हैं, जिसका फ्यूचर पता नहीं है और जिसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी हो रही है, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। अब आ जाएँ कि कौन से कॉइन इसमें लॉन्ग टर्म करनी चाहिए, जो आपका सवाल भी है। इस पर मैंने बहुत डिटेल में स्टडी नहीं की, अगेन इसको मशवरा मत समझिएगा, लेकिन जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, मुझे ऐसा लगता है इथीरियम एक ऐसा कॉइन है जिसमें मैं, आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगले हफ्ते में इस पर वीडियो करूँ। इथीरियम एक ऐसा कॉइन है जिसके अंदर लोगों को वैल्यू नज़र आती है। बिटकॉइन भी है, लेकिन बिटकॉइन इतना ऊपर जा चुका है कि अब लोग कहते हैं यार 1 लाख पे भी जाएगा, 10 लाख पे भी जाएगा, बट कहने को तो यार कोई बात है कि इसके अंदर मैंने कहा ना, जब ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा ना, ये पेंडेमिक ख़त्म होगा और जब लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, इकॉनमी नॉर्मल, फिर मैं देखता हूँ कि कितना पैसा जो इसमें ऐसे ही उठ कर आ गया इधर उधर से, वो जब इससे निकलेगा फिर पता चलेगा कि इस कॉइन की क्या औकात है। इसमें आप ये देख लें कि अगर ये एक डिजिटल एसेट है, इसका इस्तेमाल क्या है, बिटकॉइन का या कोई भी अच्छा कॉइन आप ले लें जो भी इससे महंगा है, क्या इस्तेमाल है ये? क्या आप एक पान वाले के पास जाके कहेंगे यार 2 ज़हूर राजधानी के पान बांध दे, 4 सिगरेट बांध दे और इतने सटोशी, इतने बिटकॉइन मुझसे ले ले? नहीं करेगा वो तो। मुझसे, मैंने ऐसा किया है, बल्कि वो कह रहा है ये बिटकॉइन क्या होता है। आप किसी स्टोर पर कोई पेमेंट के तौर पर नहीं ले रहा, जब ये करेंसी है ही नहीं। फिर आप कहते हैं टेस्ला का CEO इलॉन मस्क, यार अजीब आदमी है, इतना बड़ा लीडर है, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदारी से वो स्टेटमेंट देता है। आपको पब्लिक फिगर है, बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए, आपके स्टेटमेंट पे सट्टेबाजी होती है। आप कह रहे हैं मैं गाड़ियाँ के जो टेस्ला की कार्स हैं उसके बदले में पेमेंट लूँगा। ओ भाई, आज बिटकॉइन 60,000 पे, कल 55,000 पे, जो प्राइस ही स्टेबल नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि टेस्ला की कार, आपने फ़र्ज़ करें जो प्राइस अगर आपने रखी बिटकॉइन की, आप इवेंचुअली आप उसको पैक करोगे डॉलर के साथ ही, क्या नहीं, डॉलर में ये बनती है तो इतने बिटकॉइन, तो फिर तो डॉलर पे ही आप रिलाय कर रहे हो ना, बिटकॉइन पे तो नहीं कर रहे। तो ये सारी बातें जो हैं, इसकी वैल्यू वाकई जा सकती है 1 लाख पे, 5 लाख पे, कुछ पता नहीं है, और ज़ीरो भी हो सकती है। क्योंकि इस पर एक बात जहन में रख लें, क्रिप्टो करेंसी जो है बाय डिज़ाइन, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंट्रलाइज्ड है। इसको कोई एक्सचेंज कह रहा हूँ, कोई स्टेट बैंक, कोई सेंट्रल बैंक या फेडरल रिजर्व अमेरिका का हो गया, या कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। इसका मतलब ये है कि इस पर कोई गारंटी नहीं है, इस पर कोई गारंटी नहीं है कि जो 1 लाख बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है, 1 लाख इथेरियम लेके बैठा है, कल को किसी वक्त वो आके कहता है कि भाई मुझे इसके बदले में कैश चाहिए या मुझे इसके बदले में चीज़ें खरीदनी है, तो कोई गारंटी ही नहीं है। ये उस वक्त तक इसकी डिमांड और प्राइस ऊपर जा रही है जब तक लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं।
इसी पे नज़र रखनी है आपको। जैसे जैसे एक्सेप्टेंस होगी, मेन स्ट्रीम होगी, मैंने कहा इथेरियम पे कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जब ये इतना ऊपर गया पिछले दिनों में। इस पर मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो मुझे आज करनी थी लेकिन मैं घर से काम कर रहा हूँ, नहीं कर पाया, तो मैं अब नेक्स्ट वीक में करूँगा। उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई जिससे कुछ साइन लग रहे हैं, बट अगेन ये मशवरा नहीं है। जब तक स्टडी ना कर ले डिटेल में और रिस्क को ना समझ लें, इसमें जब तक रेगुलेटर्स अपनी कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे, वो चाहे अमेरिकन ट्रेजरी हो, पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को या स्टेट बैंक हो, जब तक वो अपने रूल्स रेगुलेशन नहीं बताएंगे, इसमें क्लियर नहीं होगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी है, इसको एक्सेप्ट भी करना है या नहीं करना। या सेंट्रल बैंक अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे, अब वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिप्टो तो नहीं हो सकती क्योंकि वो तो सिस्टम को बाईपास करती है। ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, इसमें आपको ख़बरों को फॉलो करना है। बहुत तफसीली जवाब दे दिया मैंने सवाल का, क्योंकि मुझे लगता है ये व्हाट अबाउट डोज के बारे में मैं बता चुका हूँ। सर PSX का क्या फ्यूचर है? यार अभी बता दिया PSX के बारे में, अगर आप लेट आए थे तो हम सॉरी, पीछे जाके सुन लें, और ये वीडियो हम अपलोड भी कर देंगे बाद में, आप सुन लीजिएगा। अच्छा जी, अमेज़ॉन सेलर पे एक डिटेल वीडियो बिल्कुल बना देंगे सर। सफ़र साहब कह रहे हैं वेल डन ब्रदर, थैंक यू सर, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू सर। ऑक्टा FX फॉरेक्स की ट्रेडिंग के बताएं। यार ऑक्टा FX की मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कोई ट्रेडिंग ऐप है, अब ये कोई स्कैम है या नहीं ये मुझे नहीं पता, वो तो स्टडी करके पता चलेगा, लेकिन बहुत सारी ट्रेडिंग ऐप्स आई हुई हैं, हो सकता है ये सही हो, इसको देखना पड़ेगा, ऐसे मैं नहीं बता सकता, ठीक है जी। और ये बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग इस बात की गारंटी नहीं होती क्योंकि क्लीन है। या आप अपने तौर पे चेक करें कि ये मॉडल समझे, इसका मॉडल क्या है, पैसे कौन मैनेज कर रहा है, आप ही मैनेज कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, पैसे नहीं रहे किसी के हाथ में। ऐप जो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, बस इस चीज़ का ध्यान में रखें। अच्छा जी, व्हाट्सएप चेक करो पहले अच्छा ये किसी और को आपने टैग किया, सॉरी, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है जी। FIA वालों को लोग जानते हैं तो उनको टैग कर दें भाई कि ये साफ़ी आपके बारे में कह रहा है, आप इसको इंटरव्यू का टाइम दें। अच्छा जी, क्रिप्टो में कितने तक इन्वेस्ट करना चाहिए फर्स्ट टाइम? यार पहली बात तो मैंने आपको बार बार ये बात कही है कि छोटी इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो ऐसे पैसे आप ये सोच के करें कि मैं खैरात में दे रहा हूँ, ये डूब जाएंगे, और उसके ऊपर फिर आप करें। और स्पॉट मार्केट में जाएँ, फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स की ऑप्शंस की ट्रेड में मत जाइएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। स्पॉट में जाइएगा, जो प्राइस चार्ट चल रहा होता है उसको देख के भाई इतने में खरीदूंगा, इतने बेचूंगा, सीधा सीधा सिस्टम है। अच्छा, एक सवाल हमसे और पूछा जाता है क्रिप्टो करेंसी खरीदी कहाँ से जाए? लेकिन इसमें तो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, किसी भी आप एक्सचेंज पे चले जाएं और उस पर जाके अपना अकाउंट बना लें, और इतनी तो आपको समझ होनी चाहिए, वरना क्रिप्टो में आप जाएँ ही नहीं, क्योंकि फिर ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जैसे ईमेल अकाउंट बनता है, इस तरह से एक्सचेंज पे भी अकाउंट बन जाता है, फिर उसके अंदर आपका वॉलेट होता है, उसमें आप पैसे डाल लें, एक बार पैसे डाल देंगे तो फिर वहाँ से आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं, आप कोई सा भी। हाँ, ये एक्सचेंज सेलेक्ट करते हुए ये देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल जो कॉइन आपको खरीदना है, डॉज कॉइन खरीदना है, लाइट कॉइन, रिपल, जो भी खरीदना है, वो इस एक्सचेंज पे है या नहीं है। अगर वो उस एक्सचेंज पे नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, फिर आप किसी और एक्सचेंज पे जाएँ। मैं बाइनेंस का लोगों से कहता हूँ, कॉइन बेस है, ये 2-3 अच्छी एक्सचेंज है, और उसमें ख़रीदने का भी वहाँ पर अपने वॉलेट में पैसे डालने के भी तरीके हैं, क्रेडिट कार्ड से भी डल जाता है, और पाकिस्तान में आई थिंक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र नहीं होता शायद, और कुछ करेंसीज़ का ऑप्शन है जैसे डॉलर है, यूरो वगैरह, उसमें हो जाता है। लेकिन अगर आपको करेंसीज़ में ऑप्शन में PKR मिल रहा है तो आप सेलेक्ट करें, उसमें आई थिंक बाइनेंस में ईजी पैसा के थ्रू, जैज़ कैश और यू पैसा के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो शायद पेयर टू पेयर बाइंग है, वो डायरेक्ट एक्सचेंज पे बाइंग नहीं है। तो बहुत सारे तरीके हैं, वो आप जब एक्सचेंज पे जाएंगे यार आप खुद ही देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि किसी का अगर अकाउंट बना हुआ है तो उससे हेल्प लेके इसको डेमोस्ट्रेट कर सकें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। अच्छा जी, परपाल का कुछ बता दें। यार ये बहुत लोग बोल रहे हैं, देखिए मैंने इसको स्टडी नहीं किया, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर इतने लोग फ्लैग कर रहे हैं इस चीज़ को तो ये B4U के मॉडल को देख लें, या डबल सामने वाली वीडियो की थी, अगर उससे मिलती जुलती है तो मोस्ट लाइकली ये स्कैम होगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसको स्टडी नहीं किया तो मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता। यू टॉक्ड अबाउट डॉज कॉइन, क्या हो गया, एक सवाल तो पढ़ने तो दूसरे पे आ जाते हो यार। व्हाट्स नेक्स्ट गोइंग इन PSX, वेरी डिप्रेसिव सेशन। हाँ भाई, PSX के बारे में बात कर चुका हूँ शुरू में, तो वो सुन लें ज़रा जाके, अभी फ़िलहाल नज़र नहीं। व्हाट अबाउट रिपल को मैंने स्टडी नहीं किया, मुझे ये भी सट्टा लगता है मुझे। बहरहाल इसके ऊपर मैंने सुना है कि ये राफ़े बलोच ने हमारे किसी प्रोग्राम में कहा था ये प्री माइन हुए हैं, जो क्रिएटर्स उन्होंने पहले से बहुत सारे कॉइन्स माइन किए हैं, तो वो तो बहुत बड़ा गैर अखलाकी काम है कि आप खुद से कॉइन रख के बैठे हैं फिर लॉन्च कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं इसको डिटेल में स्टडी करूँगा तो पता चलेगा। B4U को जो इन्वेस्टमेंट दे रहा है उस पर आपने भी इंट्रो दिया, आपको लगता है B4U भागेगी या नहीं? यार ये कहना तो मुश्किल है, केस चल रहा है, ECL पे नाम डाल दिया है सैफुर रहमान साहब का, भागेंगे नहीं इस पर तो कुछ कह नहीं सकते। हमारे मुल्क में भाई कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन हमारे इदारे जो हैं इनको अपनी रेपूटेशन को जो है क्लीन करना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, आपको मिसाल बनानी पड़ेगी। जो पिरामिड स्कीम है, जो लोगों से फ्रॉड करते हैं उनको पकड़ के, और अगेन यहाँ पर जो है उन्होंने इमोशनल वीडियोस करना शुरू कर दिए हैं कि गरीबों का घर चल रहा है। पहली बात, ये करोड़ों में इन्वेस्ट गरीब कौन करता है भाई, और जो गरीब एंड में आ गया वो बेचारा तो फंस गया है।
और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो बड़े प्राउडली, मैंने इनके लीडरों को देखा है, बहुत प्राउडली अपनी स्टोरीज़ बता रहे होते हैं कि मेरे अंदर 21,000 लोग काम कर रहे हैं, मेरे अंदर 1500 लोग काम कर रहे हैं। यार ये जो 21,000 लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं, आप, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग किस तरह के ज़मीर हैं इन लोगों के, इनको अच्छी तरह पता है ये स्कैम है, ये मनी रोटेशन है। और ये सक्सेस स्टोरी बना के और अपने आप को हीरो बना के पेश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इन्होंने ले ली हैं, फॉर्च्यूनर, किया स्पोर्ट्स वगैरह, ये आपके पैसों से लिए हैं भाई, क्योंकि आप बाद में आए, आपकी इन्वेस्टमेंट से इनको प्रॉफिट मिला है। ये तो शुरू में आ गए थे, अब इन्होंने बैठ के ज़िंदगी भर खाना है। 240% क्या पता नहीं कितने % ये निकाल चुके होंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट 3-4 गुना 10 गुना बना चुके होंगे। जो एंड में आया है उसका क्या होगा? अब तो केस चल गया, अकाउंट्स फ्रीज हो गए, अब ये रुकते हैं पैसे, तो इनकी रिकवरी कहाँ से होगी? उनके पैसे तो वो लोग खा पी के उड़ा चुके हैं, और अब ये लोग इनमें गवाह बन जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन ये भी पूरे बराबर केस में ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि पिरामिड स्कीम का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो आप यू बिकम पार्टनर इन क्राइम। स्पेशली अगर आपने नासमझी में की तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको समझ आ गई, जो इनके टॉप के लीडर हैं, जो आप लोगों की अपलाइन होती है, वो टॉप के लीडर है, उनको समझ में आ रहा है कि पीछे बिजनेस कोई नहीं। मैंने बहुत डिटेल में यार उस वीडियो को जाके देखें और उसको समझने की कोशिश करें कि पूरी वीडियो का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट नहीं आ रहा, वो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है उसको जाके समझें, उस वीडियो में देखें, बहुत मेहनत से की है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इन लोगों को समझ आ गया, इनके लीडरों को ये स्कैम है, लेकिन ये लगे पड़े हैं आपको बनाने में, और बड़ा अफसोस भी होता है यार किस तरह के ज़मीर हैं इन लोगों के। एनीवेज़, ये हुकूमत को अब चाहिए कि इसको एग्जाम्पल बनाएं, और अगर सैफुर रहमान साहब को लगता है कि वो नहीं, उन्होंने कोई कानूनी काम किया जिसको वो हेल्प बेंट है, तो ठीक है, कानूनी तौर पर मुकदमा लड़ें, जीत जाएँ। लेकिन मुझे डर ये होता है कि हमारे मुल्क में होता है रिश्वत का भी बड़ा मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्कैम करूँ 6 अरब का और 4 अरब रिश्वत दे के छूट जाऊँ, तो ये भी कोई इंसाफ वाली बात तो नहीं है ना। अल्लाह करे इसमें इंसाफ हो, और जो जिन लोगों के साथ जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई है वो रिकवर हो, और जिसने फ्रॉड किया है उनको सज़ा मिले। लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कह रहा यार, B4U पे बहुत बात हो गई है, और भी लोगों के सवाल उस पर बात करते हैं। सर, न्यू कॉइन्स लॉन्चिंग की न्यूज़ कैसी मिल सकती है? यार इसमें आपसे कहूँगा, देखो मैं क्रिप्टो का तो चैनल नहीं, मुझे लोगों ने कहा आप क्रिप्टो का अलग चैनल बनाएं। मसला ये है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज भी कर रहा हूँ, इकनॉमिक पॉलिसी हुकूमत की जो होती है, अभी फिस्कल डेटा है गवर्नमेंट का, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, इन्फ्लेशन वगैरह, हमें तो सब कुछ कवर करना होता है, टीम बहुत छोटी सी है, और हम सोच रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि स्पॉन्सर्स हमें बहुत गिनती के मिलें, और हम शराइत ऐसी रखते हैं स्पॉन्सरशिप की, लोग भाग जाते हैं, बोलते हैं यार इतने मुश्किल सवाल पूछ रहे हो, हम तो पैसे दे रहे हैं आपको। अब पैसे देने का मतलब थोड़ी है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कुछ भी बोल देंगे और आपको काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो स्पॉन्सरशिप इसलिए हमें नहीं मिलती, एक मुश्किल है। लेकिन ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कुछ और निकालें, हम शायद सब्सक्रिप्शन मॉडल निकालें जिसमें कोई प्रीमियम, जैसे मैं आपसे लाइव वीडियो कर रहा हूँ, कोई प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करें जिसमें हम कहेंगे ठीक है आप सब्सक्रिप्शन फ़ी दें, तो उसमें अगर आप कहते हैं कि यार फ़ारूक बलोच आप इथेरियम पे रिसर्च करें, या रिपल पे करें, या किसी और कॉइन पे करें, तो फिर मैं उसके ऊपर करूँगा, क्योंकि आप मुझे सब्सक्रिप्शन फ़ी दे रहे होंगे। जैसे अखबार के आप पैसे दे रहे होते अखबार पढ़ने के, या TV चैनल की जैसे BBC है, इसका मॉडल है, PTV की आप सब्सक्रिप्शन फ़ी देते हैं जो आपके बिजली के बिल में लग के आती है, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, उसमें आप पैसे देंगे, तो उसमें फिर हमारे पास अगर फाइनेंसेस आएंगे, हम लोग हायर करेंगे, रिसर्च टीम बढ़ाएंगे, उस सूरत में हो सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं, बट देखते हैं कितने लोग तैयार होते हैं पैसे देने को, क्योंकि लोग जब पैसे देने की बात आती है लोग पैसे देते नहीं हैं। तो हमें तो सारी खबरें करनी है, एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए फिर हमें कोई ना कोई फाइनेंसेस अरेंज करने पड़ेंगे टीम एक्सपेंड करने के लिए। क्रिप्टो वॉलेट से वापस विड्रॉल कैसे कर सकते हैं? यार इसको भी डेमोस्ट्रेट करके बताना पड़ेगा। इसके मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, कुछ लोग स्किल्स के, मतलब बहुत सारी पेमेंट गेटवेज़ हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे ऑफिस में किसी ने किया था स्क्रिल यूज़ करके, उसको देख लें, उसके थ्रू भी हो जाता है। और भी हैं लेकिन मैंने इसको भी प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया, मैं खुद नहीं इन्वेस्ट करता क्रिप्टो में, ये डेमोस्ट्रेट आपको करना पड़ेगा, तो देखते हैं इस पर आगे जाके करेंगे कुछ। पाई नेटवर्क पे भाई से डिटेल वीडियो कर चुका हूँ, पाई पे सवाल ना करें, जाके देख लें, पाई पे मज़ीद कुछ कहने के लिए नहीं है मेरे पास। क्रिप्टो सिस्टम पर एक कंप्लीट कोर्स बनाए, कोर्स बनाऊँ मतलब आप कह रहे हैं मैं रिपोर्टिंग छोड़ के टीचिंग शुरू कर दूँ? अगेन मैंने कहा हम सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर, जिसमें हम ये जो हम काम कर रहे हैं ये तो करते रहेंगे, लेकिन जो फरमाइशी आप लोगों के प्रोग्राम आ रहे हैं उस पर फिर हम सोच सकते हैं कि ठीक है, जो हमारी क्या कहेंगे, तो बिज़नेस कस्टमर्स, ऐसे लोग जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे जाते हैं, उनके लिए हम वो न्यूज़ और एनालिसिस। एक बात बता दूँ, अगर हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लेके भी आते हैं तो भी मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके रिस्क और उसमें जो पोटेंशियल है वो दोनों समझाऊंगा एक्सपर्ट्स की मदद से। वो भी मैं अकेले नहीं कर सकता, मैंने ना इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ना मैंने ब्लॉकचेन पढ़ी है कि मैं क्रिप्टो समझाऊँ, ना मैंने फाइनेंस पढ़ा है, रिपोर्टिंग पढ़ी है, जर्नलिज्म पढ़ा है, और उसी के जो उसूल होते हैं उनको मैं साथ लेके चलता हूँ, तो ये मैं काम प्रोड्यूस कर पाता हूँ। हमारी ट्रेनिंग होती है क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछना, तस्वीर के दोनों रुख दिखाना, वो हम करते हैं। तो अगर हमने ये कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लॉन्च किया भी, तो हम उसमें आपको दोनों चीज़ें दिखाएंगे, रिस्क और रिवॉर्ड, लेकिन हम आपको ये नहीं कहेंगे ये जाके ख़रीद लो या ये जाके, हम ये बता देंगे अगर ये ख़रीदते हो तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये ख़रीद लो,
एडवाइस हम आपको नहीं करेंगे, बिकॉज हम अगर मुझे ये काम करना है तो मैं किसी ब्रोकरेज हाउस में कर लेता हूँ फिर, या एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, जर्नलिज्म छोड़ देता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, सॉरी। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान में अपनी, अच्छा यार एक बात, लोग तारीफ़ें करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं स्पेशली B4U के उसमें आके गालियाँ निकाली हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नाजीबा लैंग्वेज इस्तेमाल की है। ये ना करें, आप तनकीद करें यार, बिल्कुल करें। और ये B4U के जो मैं सवालों में जवाब दें, हमारे फ़हीम साहब हैं, कोई बहुत फ़ैन है समा मनी के, लेकिन वो बहुत नाराज़ हुए कि आपने B4U को जो है बहुत ज़्यादा आपने वो किया है, डिमोट किया है, उसके ख़िलाफ़ नेगेटिव कवरेज की है। भाई कोई न्यूज़ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, वो न्यूज़ होती है, किसी के लिए पॉजिटिव होती है, किसी के लिए नेगेटिव होती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इम्पार्शल हों, गैर जानिबदारी से काम लें, बायस ना हो। उसके बाद किसी को लगता है तो वह हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसको 100% लोग कहें कि यार पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑब्वियसली अगर B4U स्कैम है, पिरामिड स्कीम है, हम उस पर आपकी इन्वेस्टिगेशन करके पॉइंट आउट करें इस चीज़ को, तो जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो तो नाराज़ ही होंगे। ओके फारूक भाई, क्रिप्टो हलाल है यार? क्रिप्टो में सट्टा बहुत है, अब सट्टा हलाल है या हराम है ये आप किसी मौलवी से पूछ लें। ओके, इज़ देयर एनी केस गोइंग अगेंस्ट B4U इन कोर्ट? हाँ, नैब ने केस किया, उसके डॉक्यूमेंट, बाय द वे ये जो लोग कह रहे थे डॉक्यूमेंट दिखाओ, डॉक्यूमेंट मेरे पास सारे मौजूद हैं। जो रिपोर्टर सुहेल रशीद, जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, जो हमारे नैब के रिपोर्टर इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था फारूक भाई आपने वीडियो में नहीं दिखाने, क्योंकि ये मैंने कॉन्फिडेंशियली निकलवाए नैब से, ये आप दिखा नहीं सकते। तो वैसे एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है, मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास, और हम सॉरी आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हमारे पास मौजूद हैं। इनफैक्ट मेरे रिपोर्टर ने तो दिखाया, इनके 2 शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं सैफुर रहमान साहब के, और अलग अलग नाम से बने हुए। अब एक सही आदमी 2 शनाख्ती कार्ड क्यों बनाएगा, आप सोच लें इस बात पे ज़रा। ओके जी, सर आप कब क्रिप्टो कंप्लीट कोर्स बनाएं? भाई यार कोर्स नहीं बनाएंगे, रिपोर्टिंग करते रहेंगे, रिपोर्टिंग में आप सीख जाएंगे। मैं खुद क्रिप्टो जो है इसी दौरान सीख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था इसका, लेकिन ये कि जब पढ़ते हैं, सवाल करते हैं, और कुछ लोगों को जो बड़े क्रिप्टो के चैनल्स हैं बाहर के, मैंने रीच आउट करने की कोशिश की है कि उनसे इंटरव्यू कर लूँ। अगर जवाब आ गया तो देखेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं क्रिप्टो के। पाकिस्तान में जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं, एक साहब को तो मैंने कोशिश की थी, उन्होंने मना कर दिया, मैं वकार ज़का का जिक्र करूँ, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वन साइडेड व्यूज़ देते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनका इंटरव्यू करना कोई ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। आप न्यूट्रल एनालिस्ट पकड़ें कोई जो दोनों बातें कर सके, रिस्क भी बता सके। फारूक भाई पिरामिड को आप प्रॉफिट भी कह रहे हैं, मनी रोटेशन भी कह रहे हैं, तो भाई प्रॉफिट तो है ना, वो प्रॉफिट का वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने 4 लोगों से कहा कि आ जाओ यार इसमें प्रॉफिट मिलेगा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उनके पैसों से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। उनसे कह रहा हूँ मैं आप 8 लोग और ले आओ, तो उनसे उनको प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो मिल रहा है, मनी रोटेशन है, लेकिन प्रॉफिट तो मिल रहा है। बैंक्स क्या है, बैंक्स भी मनी रोटेशन होती है, बट फ़र्क ये है बैंक के पास लाइसेंस होता है, ठीक है, ये काम करने के लिए कि वो लोगों से पैसा लेते हैं डिपॉजिटर से, और जिसने उधार लेना है, वो कोई बिजनेसमैन हो या गाड़ी लीज करा रहा हो, घर लीज करा, उसको वो देते हैं, वो भी मनी रोटेशन है। और जिससे वो पैसा लेते हैं सेविंग्स अकाउंट की सूरत में, उसको फिर वो इंटरेस्ट की सूरत में वापस भी करते हैं, ये भी मनी रोटेशन है, लेकिन प्रॉफिट की सूरत में देते हैं। हाँ, फ़र्क ये है कि बैंक जो पैसा ले रहे हो, ऐसा नहीं कि आपका लोगों का पैसा लेके उसी में घुमा रहे हो, वो जो पैसा लेते हैं वो जहाँ पे किसी को दे रहे होते हैं, तो फिर वो आगे इन्वेस्ट करता है, किसी बिजनेस, कोई गाड़ी करता है, किसी बिजनेस, कोई गाड़ी लीज कराता है, एक गाड़ी बिकती है, कार इंडस्ट्री है, उसको सपोर्ट मिलती है, कोई घर लेता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलती है, कोई बिजनेस में लगाता है, मशीनरी इंपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलता है। तो बैंक का रोटेशन इस तरह से काम करता है, जो लीगल है उसका लाइसेंस होता है। इनका रोटेशन जो ये जो बिजनेसेस आपको दिखा रहे हैं सारे अभी इन्होंने किए हैं, तो ये 5 साल से कहाँ से प्रॉफिट दे रहे थे। और इनमें से जितना भी बिजनेसेस है, नैब के मैंने पेपर पढ़े और नैब ने भी यही पॉइंट रेस किया है, नैब का डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने यही पॉइंट पढ़ा है, वो ये कह रहे हैं कि ये पैसे जो हैं, ये प्रॉफिट आप कहाँ से दे रहे हैं, हमने तो सारे बिजनेस आपके स्टडी किए, सारे के सारे लॉस में, पैसे कहाँ से दे रहे हैं आप, ये यहीं से पता चलता है कि पैसे घुमा रहे हैं ये आपके। स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट का मैंने बता दिया है, डॉज कॉइन पंप होगा यार, कितना तो इन्होंने पंप कर दिया है, 60 सेंट्स तक ले गए, ये $1 तक भी ले जा सकते हैं, कुछ पता नहीं है भाई, ये पागल लोग हैं, ये वेले हैं, ये इसमें जुआ हो रहा है, सट्टा हो रहा है, गैम्बलिंग है, ये मैंने क्लियर बता दिया था। बाकी ज़ाहिर है गैर अखलाकी चीज़ है, मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता इसमें करना चाहिए, और इट्स अ गेट रिच क्विक स्कीम लोग कर रहे हैं, लेकिन रिस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें मैं तफसीली वीडियो कर चुका हूँ, वो देख लें मज़ीद, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। PSX में 2021 में टॉप सेक्टर्स कौन से होंगे यार, मैंने अभी डिटेल में स्टडी नहीं किया, लेकिन मैंने जो रिसेंट वीडियोज़ की हैं, मेरा नहीं ख्याल आउटलुक ज़्यादा चेंज हुआ है। आई थिंक टेक्नोलॉजी इज़ वन सेक्टर, और इसमें KSB सिक्योरिटीज़ ने अपना टेक्नोलॉजी इंडेक्स भी इशू किया, उसको आप इंट्रोड्यूस करा, उसको देखें, 4-5 स्टॉक्स हैं, उसको देखें। सीमेंट के ऊपर लोग अभी भी कह रहे हैं कि हाँ अच्छा सेक्टर, अच्छा परफॉर्म करेगा,
स्टील के ऊपर भी कह रहे हैं, बैंक्स को लोगों ने कहा है कि बैंक्स का कम बैक होगा। ये 4-5 सेक्टर मुझे याद है पिछली वीडियो से, लेकिन आप उस वीडियो को जाके देख लें जो रज़ा जाफरी का हमने इंटरव्यू किया था, तो उसमें आपको अंदाज़ा आएगा कि कौन से सेक्टर हैं। जुबली लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉड है यार, अभी इंश्योरेंस के ऊपर मुझे बड़ी डिमांड आ रही है, मैं इस पर काम करता हूँ, जब टाइम मिलेगा तो उस पर भी वीडियो करेंगे, ये फ्रॉड है यानी इसको भी देख लेंगे। सर यू आर डूइंग ऑसम जॉब, शुक्रिया। क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? अच्छा जी, अच्छा साफ़ी हूँ मैं। इसमें लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद मैं गोल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे खुद एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टॉक का भी होना चाहिए, क्रिप्टो का भी होना चाहिए, प्राइस बॉन्ड का भी होना चाहिए। भाई ये ज़रूरी नहीं है। ये तो ऐसी बात है कि एक क्राइम रिपोर्टर अगर एक मर्डर को कवर कर रहा है तो उसको पहले खुद मर्डर करना चाहिए, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जगह पुलिस वाले की जगह तफ्तीश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि रिपोर्टर का काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जो मार्केट में चीज़ें हो रही हैं वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, और उसमें जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या जिसमें सवाल उठते हैं वो सवाल उठाना, उसको फिर समझ के इंटरप्रेट करना आप लोगों के लिए। तो हमारा काम होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना और आप लोगों तक पहुंचाना रिपोर्टिंग की सूरत में। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट भी करें और आपसे अब कहीं कहीं मैंने कहा ना डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मुझे करना पड़ रहा है। मैंने अभी भी नहीं किया, लेकिन किसी ना किसी के अकाउंट के थ्रू करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। मुझे किसी ने दोस्त ने मशवरा दिया कि यार शॉर्ट सेलिंग को ना ट्रेडिंग ऐप के ज़रिए समझाओ, अब उसके लिए मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं 10-12 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ। ये जो अब यूट्यूब और ब्लॉगिंग का टाइम आ गया है, इसमें लोग डिमांड करते हैं कि अब आप लोगों ने मुझसे वो चीज़ें करवा ली मैंने कभी सोची भी नहीं थी। इनकम टैक्स रिटर्न मैंने फ़ाइल किए हैं लाइव आके इस ऐप के ऊपर, इनफैक्ट अपने रिटर्न भी मैंने खुद फ़ाइल किया, मुझे समझ में आ गया कैसे फ़ाइल करते हैं। तो ये काम हम नहीं करते थे, लेकिन अब करने पड़ रहे हैं क्योंकि जर्नलिज़म भी चेंज हो रहा है। तो अब ये मैं खुद क्यों नहीं करता? अब ऐसे तो भाई बहुत सारी चीज़ें। अच्छा एक बड़ा रीज़न वैसे ये भी है, मेरे पास सेविंग्स नहीं है, तो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे होने भी चाहिए, और मेरी तो जो जितनी तनख्वाह है जितने आते हैं उतने खर्च हो जाते हैं, ये भी रीज़न है। प्राइस बॉन्ड जो बंद होता था, एक मिनट, प्राइस बॉन्ड का क्या पूछा था यार, सवाल चले जाते हैं। गवर्नमेंट स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है, आपकी क्या है? यार अभी उन्होंने कहा हम स्टडी कर रहे हैं, लॉन्च करेंगे यानी ये नहीं कहा, लेकिन कह रहे हैं बहुत जल्द इस पर वो बात करेंगे कि क्या होने वाला है। अमेज़ॉन पर आम आदमी सेलिंग अकाउंट खोल सकता है, बिल्कुल खोल सकता है, लेकिन इस पर अमेज़ॉन पर हम मज़ीद वीडियो करेंगे, वेट करें, और जो हम पास में कर चुके हैं वो देख लें। ओके, मैं अपनी टीम से पूछ लूँ कि ये मुझे सेशन एंड करने का तो नहीं ख्याल है, काफ़ी मैसेजेस जमा हुए, ज़रा व्हाट्सएप चेक कर लूँ। स्टे देयर। ओके जी, क्या हो गया यार, माउस क्यों नहीं चल रहा? यस, 40 मिनट्स डाउन, यस कीप गोइंग अ लिटिल लाउडर एंड पिक्चर 40 मिनट्स डाउन। तो क्या करना चाहिए भाई? इंगेजमेंट अच्छी नज़र आ रही है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, मे बी 10 मिनट्स मोर, ठीक है? ओके, ऑलराइट, वापस आते हैं जी आपके कमेंट्स पर। अच्छा, प्राइस बॉन्ड के लोगों ने सवाल किए हैं। प्राइस बॉन्ड का देखें, इसमें ऑप्शन ये है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसमें जब आप कन्वर्ट करते हैं उसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगा, एक तो वो आपके नाम पर होगा, जैसे ये जो भी इन्होंने बंद कर दिए 40,000 वाला, 25,000 वाला और 15,000 वाला और 7,500 वाला, ये कैश है बिल्कुल। 40,000 वाला बॉन्ड ना 40,000 के नोट की तरह होता है, किसी को दिया आपने 40,000 शॉपिंग कर ली, वो बॉन्ड दे दिया। अब ये नहीं होता, तो अब उसको आप या तो कन्वर्ट कर लें प्रीमियम बॉन्ड में, तो वो 40,000 वाला ही प्रीमियम बॉन्ड होगा, और उसकी इनामी रकम शायद 8 करोड़ है अगर मुझे सही याद है, तो जो कन्वेंशनल था उसकी 7 करोड़ है और उसका जो फर्स्ट प्राइस है वो 8 करोड़ है। लेकिन फ़र्क ये है कि फिर वो कैश की तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, अगर आप किसी को देंगे तो वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि अभी वो आपके नाम पर है, ये फ़र्क। और दूसरा उसके ऊपर इंटरेस्ट है, आई थिंक साल में आपको 2 दफ़ा उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और मैंने इनको कॉल करके पूछा था इनकी हेल्पलाइन पे, अगर मैं एफिडेविट दे दूँ कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं लेना और प्रीमियम प्राइस बॉन्ड चाहिए तो क्या ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने कहा था, कॉल सेंटर ने मुझे ये कहा था, पता नहीं उनको सही पता था या नहीं, लेकिन कॉल सेंटर के बंदे ने ये कहा था कि नहीं, अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इंटरेस्ट जो है वो वेव ऑफ कर दें, इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा। तो जिसको इंटरेस्ट से प्रॉब्लम है वो फिर देख ले। बाकी अल्टरनेटिवली आप कैश करा सकते हैं, और कैश कराने से मुराद ज़रूरी नहीं है कि आपको रकम मिले, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कैश कराने से मुराद है आप उसको बेच दें, ठीक है, और उसको आप नेशनल सेविंग्स की किसी और स्कीम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड सवालों के जवाब दे दिए मैंने आपको। अमेज़ॉन पे बहुत सवाल आ रहे हैं यार, अमेज़ॉन पे वीडियोस करेंगे। अमेज़ॉन के अलावा कोई सवाल हैं तो बताएं थोड़ा सा, फिर नहीं तो हम इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं। डॉलर वकार ज़का फ्रॉड है क्योंकि इनकी डिजिटल करेंसी पाकिस्तान के सादा लो। अच्छा यार, वकार ज़का फ्रॉड है यानी ये तो मुझे नहीं पता, अगर मेरे प्रोग्राम में आते तो उनसे सवाल करता। तो लेकिन ये है कि भाई वो उनका कहना ये है कि वो कुछ आपको नॉलेज दे रहे हैं, उसके बदले में आपसे फ़ीस ले रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कह रहे हैं। अब वो कोई मिसलीडिंग बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितने सही हैं ये बहस एक अलग है। इसमें
ऐसे लाइव वीडियो में कुछ बोल दूँ मैं, वो बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाली बात होगी। वक़ार ज़का यहाँ मौजूद नहीं, अगर वो मौजूद हो तो ज़ाहिर उनके साथ बंदा बैठ के कन्वर्सेशन कर सकता है, उससे आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा जी, कैन वी ट्रेड ऑन बाइनेंस एंड कॉइनबेस? आई थिंक आप कर सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मेरा हाथ दुख चुका है इस वक्त। रोशन डिजिटल लॉन्ग टर्म है? रोशन डिजिटल तो अकाउंट है, आई थिंक ये लॉन्ग टर्म ही होगा, ये बन गया है डिजिटल अकाउंट है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म होगा ये। और स्टेट बैंक ज़ाहिर है ये एक नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह है, लेकिन ओवरसीज़ गैर मुल्की पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने खोला है, और उसमें उन्होंने आसानियाँ दी हैं कि आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे प्रॉफिट रेट दे रहे हैं आम मार्केट के मुकाबले में। साथ में उन्होंने कार फाइनेंसिंग भी मुतारिफ़ करा दी है, जिसके रेट्स जो है अच्छे दे रहे हैं आपको। अगर मुझे मौका मिला तो उस पर भी मैं स्टडी करूँगा और वीडियो करूँगा। ओके जी, मेरे ख्याल में काफ़ी सवाल हो गए हैं और इसको हम रैप अप करने की कोशिश करते हैं। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं वो थोड़ी वीडियो शुरू में टेढ़ी थी और मैं लाइव पे कंसंट्रेट कर रहा था क्योंकि मुझे अपने मोबाइल में सीधी नज़र आ रही थी, तो मेरा ध्यान वहाँ नहीं गया। तो कमेंट सेक्शन में आने के बाद देखा। मैं बस आखिरी 1-2 सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को आज एंड करते हैं। और इंगेजमेंट अच्छी रही है फिर हम दोबारा लाइव करने की कोशिश करेंगे। सर फर्टिलाइज़र का फ्यूचर क्या है? ये तो स्टडी करके बताना पड़ेगा, बट फर्टिलाइज़र एक अच्छा सेक्टर है। हिस्टोरिकली जो 2011 से और 2016 तक जो PSX की रैली थी उसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी अच्छा रिटर्न दिया था। तो अभी मुझे नहीं पता क्या सीन है, लेकिन हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। फर्टिलाइज़र सेक्टर इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, लेकिन उसकी साइकिल्स होती हैं। अभी मुझे देखना पड़ेगा, मैं ऑफ द कफ तो आपको कुछ नहीं बता सकता। मेरे एक दोस्त ने B4U में इन्वेस्ट किया है, अब वो क्या करें? भाई B4U में क्या करें? देखें, नैब ने कहा है कि लोग क्लेम लेकर आएँ उनके पास, और अब B4U वाले कह रहे हैं आप ना जाएं, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आप उनको सबूत दे देंगे और उनको सबूत नहीं मिलेगा तो ये B4U का कुछ नहीं कर सकते। ये B4U वाले इस वक्त नैरेटिव पुश कर रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है भाई, आपने ये रिस्क लेना तो ले लें, लेकिन कल को अगर कोई केस हो जाता है और आपने क्लेम नहीं दिया हुआ तो फिर आपकी रिकवरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप क्लेम दे देते हैं तो एटलीस्ट नैब के पास तो होगा। और आई थिंक 1-2 केसेस में, जैसे सुहेल रशीद ने हमें बताया था अपनी उसी वीडियो में जो हमने B4U पे की थी, कि कुछ लोगों के क्लेम थे तो नैब ने पैसे वापस करवाए हैं, रिकवरी हुई है। अब कितने होते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई समझता है कि उसने इन्वेस्ट कर दिया था लेकिन उसको अब लग रहा है कि नहीं उससे निकलना चाहिए बाहर, तो आप नैब में अपना क्लेम सबमिट करा सकते हैं। ठीक है। पाई नेटवर्क यार बता चुका हूँ, फर्टिलाइज़र की बात हो गई है। नीचे आते हैं, चलो नीचे लास्ट में कोई कमेंट तो नहीं। आवाम को आगाही देने के लिए बहुत शुक्रिया। ओके जी, शुक्रिया सर। ठीक है यार, आई थिंक सवाल रिपीट होना शुरू हो गए हैं। इथेरियम XRP यार, क्रिप्टो करेंसी में मैं कोशिश करूँगा हर वीक में 10 दिन में किसी एक क्रिप्टो करेंसी को स्टडी कर लें। ये बहुत मेहनत वाला काम है ये जो आप मुझसे करवा रहे हैं, ऐसे बताना लाइव वीडियो में मुश्किल है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो ज्वाइन की, और आपसे इंशाल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी। मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि 40 मिनट की वीडियो हो गई, 45 मिनट की। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक।